अपने सपनों की छुट्टी की योजना बनाएं, पर क्या पैसे काफी होंगे, यह चिंता भी साथ रहेगी। या फिर सेवानिवृत्ति के बारे में सोचें, पर आराम से जीने के लिए संसाधन होंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। शायद आप बस मासिक खर्चों को संभालते हुए भविष्य के लिए बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग इसे समझ लेते हैं जबकि दूसरे संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है? सच तो यह है कि वित्तीय सफलता किस्मत पर निर्भर नहीं है। यह रणनीति की बात है। यह समझने की बात है कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए कैसे काम कराएं। खुशखबरी यह है कि कोई भी धन प्रबंधन में महारत हासिल कर सकता है। हाँ, आप भी। समझदारी से बचत, निवेश और खर्च करने की कला सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। माइकल फिंक का यह कोर्स आपको यही सिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने वित्त को संभालें, भविष्य सुरक्षित करें और बिना पैसे की चिंता के जिएं, तो इस सारांश को अंत तक सुनें। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए जरूरी कौशल सिखाने में मदद करेगा। अब माइकल फिंक की मनी मैनेजमेंट स्किल्स के सबक देखते हैं। अपने वित्तीय दिमाग को समझना। पैसों का प्रबंधन सिर्फ निवेश या टैक्स बचत से कहीं ज्यादा है। यह समझना भी है कि आपका दिमाग वित्तीय फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। कभी कभी एक वित्तीय फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है या पीछे धकेल सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वित्तीय फैसले दिमाग के तार्किक हिस्से से आते हैं, लेकिन शोध से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। कई वित्तीय फैसले दिमाग के भावनात्मक हिस्से से प्रेरित होते हैं। यह भावनात्मक प्रभाव अक्सर हमारे वित्तीय फैसलों को जोखिम भरा बना देता है। एक प्रमुख भावनात्मक चुनौती है नुकसान से बचना, यानी पैसे खोने का डर। यह डर आपके और वित्तीय आजादी के बीच एक मानसिक बाधा बन जाता है। पैसे खोने का दर्द इतना तीव्र होता है कि अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेने को मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग डर के मारे बिना सोचे समझे अपने घर या कारोबार बेच देते हैं। ऐसे फैसले अक्सर तर्क की बजाय डर और दर्द पर आधारित होते हैं। इन चुनौतियों से निपटने का पहला कदम है जागरूकता। लेकिन सिर्फ इन प्रवृत्तियों के बारे में जानना काफी नहीं है। सबसे प्रभावी तरीका है बुरी आदतों को बदलना। जैसे अध्ययन बताते हैं कि सीईओ अक्सर अपना बोनस चेकिंग खाते में जमा करते हैं। इससे पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे वे इसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। इसके बजाय बोनस को बचत खाते में जमा करना ज्यादा समझदारी भरा होगा। क्यों? क्योंकि बचत खाते से पैसे निकालने में वक्त लगता है, जो फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देता है। इस प्रतीक्षा अवधि में चमकदार नई कार जैसी आवेगी खरीद की अपील कम हो जाती है। यह ठहराव अधिक सार्थक या लाभकारी लक्ष्यों पर खर्च करने में मदद कर सकता है। एक और आम गलती है उन उपक्रमों में निवेश करना जो लगभग निश्चित रूप से विफल होंगे। बड़े वित्तीय निर्णयों पर सोचने के लिए कुछ दिन लेने से आप जोखिमों को पहचान सकते हैं। यह देरी महंगी गलतियों को रोक सकती है और हर कदम को स्पष्टता से जांचने में मदद करती है। अब जब हम वित्तीय निर्णयों के पीछे भावनाओं को समझते हैं, तो हम उन्हें बदल सकते हैं। अगली बार जब आप वित्तीय दुविधा में हों, तो सोचने के लिए कुछ दिन लें। पूछें कि सबसे अच्छा क्या होगा, डर या आवेग पर नहीं, बल्कि सोच विचार कर। अगर डर आपके निर्णयों को चला रहा है, तो बिना सोचे काम करने से बचें। याद रखें, सोच समझकर योजना बनाना हमेशा जल्दबाजी से बेहतर होता है। एक कदम पीछे हटें, स्थिति का आकलन करें और फिर आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। वित्तीय सफलता उन्हें मिलती है जो सोचते और कार्य करते हैं, इससे पहले कि वे कार्य करें। जीवन चक्र सिद्धांत से धन प्रबंधन। आपने सुना होगा, आय का 10% बचाएं। यह सुरक्षित लगता है, पर 10% बचत वित्तीय सफलता की गारंटी नहीं है। दरअसल भविष्य पर ज्यादा ध्यान देना आज की खुशियां छीन सकता है। जीवन चक्र सिद्धांत एक अलग नजरिया देता है। वर्तमान में खुशी देने वाली चीजों पर खर्च करें, बाद में आय बढ़ने पर सेवानिवृत्ति के लिए बचत करें। बचत ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए,
भविष्य की चिंता में खुशी पाना मुश्किल होगा। पैसा जीवन बेहतर बनाने के लिए है, इसका आनंद लें। आप हर किसी के जीवन में यह पैटर्न देखेंगे। युवावस्था में अक्सर वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं। शिक्षा या यात्रा के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। कॉलेज के बाद अच्छे वेतन की नौकरी का लक्ष्य रखते हैं। दिलचस्प बात है, शिक्षा के लिए ऋण लेने वालों को अक्सर बेहतर वेतन वाली नौकरियां मिलने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल के हैं और सालाना $40,000 कमाते हैं तो बचत करने की इच्छा स्वाभाविक है। हालांकि जीवन चक्र सिद्धांत कहता है कि $40,000 खर्चों और जीवन का आनंद लेने के लिए बमुश्किल काफी है। सिर्फ बचत पर ध्यान देने के बजाय आपको अपना पैसा समझदारी से खर्च करके युवावस्था का पूरा मजा लेना चाहिए। अब कल्पना करें कि इस व्यक्ति की आय समय के साथ दोगुनी हो जाती है। इस समय सेवानिवृत्ति के लिए बचत शुरू करना उचित होगा। अगर उन्हें पदोन्नति या बड़ी वेतन वृद्धि मिले तो उन्हें कर्ज चुकाने और बचत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मानक नियम बहुत सरल है। जब आप युवा हों तो कम बचत करें और जीवन का ज्यादा आनंद लें। जैसे जैसे आप बड़े होते और ज्यादा कमाते हैं, सेवानिवृत्ति की योजना पर ध्यान दें। जीवन चक्र सिद्धांत जीवन का आनंद लेने के लिए पैसे के उपयोग पर जोर देता है। आपका लक्ष्य सिर्फ करोड़पति बनना नहीं, बल्कि यह समझना चाहिए कि जीवन छोटा है। भविष्य की चिंताओं में डूबने के बजाय वर्तमान को जीने और संजोने पर ध्यान दें। बुनियादी निवेश, इसे सरल रखें। निवेश का विचार कई लोगों को डरा सकता है। पर्याप्त धन वाले भी अक्सर निवेश से हिचकते हैं क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। निवेश कई रूपों में आते हैं, हर एक के अपने जोखिम और फायदे होते हैं। सबसे सरल निवेश तरल संपत्ति में होता है। ये कम जोखिम वाले निवेश हैं जिन्हें आसानी से नकद में बदला जा सकता है। जैसे मेडिकल इमरजेंसी में आप इन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तरल संपत्ति सुरक्षित है, पर आमतौर पर इनका मूल्य ज्यादा नहीं बढ़ता। इनका मुख्य फायदा इनका लचीलापन है। जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। दूसरी ओर बॉन्ड या स्टॉक में निवेश से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, पर जोखिम भी बढ़ जाता है। मान लीजिए आपके पास निवेश के लिए $1,000 हैं। अगर आप इसे सरकारी बॉन्ड में डालें तो 30 साल में यह $5,000 हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी 40 के हैं तो अच्छा रिटर्न देखने में 70 की उम्र हो जाएगी। दूसरा विकल्प है शेयर बाजार में निवेश करना। शेयर बाजार में 50-50 का मौका होता है। आप 2,500 या $20,000 भी कमा सकते हैं, पर बिना सही जानकारी के शेयर में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। एक आम गलती है पहले से सफल कंपनियों में निवेश, जो बाद में कमजोर पड़ सकती हैं। इसके बजाय भविष्य में मुनाफे की संभावना वाली कंपनियों में निवेश करना बेहतर है। नए निवेशक अक्सर तुरंत फायदे की उम्मीद करते हैं। कई लोग भूल जाते हैं कि नुकसान भी इस खेल का हिस्सा है। जब उन्हें झटका लगता है, वे हार मान लेते हैं और भविष्य के मौके गंवा देते हैं। समझदार निवेशक बनने के लिए अपने निवेश को कई जगह बांटना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विभिन्न संपत्तियों में, यानी तरल और जोखिम वाली संपत्तियों में संतुलन बनाना। अगर कोई निवेश फेल हो तो तरल संपत्तियां सुरक्षा कवच बन सकती हैं। निवेश जोखिम भरा है, पर कभी भी शुरू किया जा सकता है। थोड़े से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं और गलतियों से सीखें। सरल और संतुलित निवेश से जोखिम कम करके धन बढ़ा सकते हैं। प्रमुख वित्तीय साधन। धन प्रबंधन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। यह है जो कुछ भी है उससे बेहतर जीवन जीना। सुधार जरूरी है, पर सिर्फ भविष्य की बचत पर ध्यान देना सही नहीं। आय बढ़ने पर बचत निवेश सोचें, अभी जीवन का आनंद लें। रोज इस्तेमाल होने वाला सबसे सरल वित्तीय साधन है नकद। कई लोग नकद भुगतान पसंद करते हैं, जो उचित मूल्य और कर्ज से बचने में मदद करता है।
बिल और किराने जैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए नकदी जरूरी है। अगर आपके पास काफी पैसा है तो उसे बुद्धिमानी से बांटना चाहिए। रोज की जरूरतों के लिए चेकिंग खाते में रखें, बाकी बचत खाते में डालें। यह अलगाव आपको सोच समझकर खर्च करने में मदद करता है। सारा पैसा चेकिंग खाते में हो तो ज्यादा खर्च हो सकता है, साल के अंत तक कुछ नहीं बचेगा। एक और महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है स्टॉक और शेयर। कंपनियां विकास के लिए निवेशकों को भविष्य के मुनाफे का हिस्सा देकर शेयर बेचती हैं। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां विस्तार के लिए निवेशकों से पैसे उधार लेती हैं। जैसे जैसे ये कंपनियां बढ़ती हैं, वे ज्यादा बिक्री करके मुनाफा कमाती हैं। ये मुनाफे फिर निवेशकों में बांटे जाते हैं, जिसमें शेयर बाजार से खरीदारी करने वाले भी शामिल हैं। शेयरों में निवेश से बड़ी दौलत बन सकती है, पर धैर्य जरूरी है। कंपनियों को बढ़ने और सफल होने में समय लगता है। रातों रात फायदा नहीं होगा, पर अच्छी कंपनी आपको समृद्ध बना सकती है। नकदी संभालकर और लंबी अवधि के निवेश से आप वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित कर सकते हैं। क्रेडिट का समझदारी से इस्तेमाल कैसे करें, यह एक और लोकप्रिय वित्तीय साधन है। बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देते हैं और विभिन्न शुल्कों से मुनाफा कमाते हैं। औसत अमेरिकी रोजाना लगभग $1 सिर्फ क्रेडिट कार्ड फीस पर खर्च करता है। क्रेडिट कार्ड मददगार हो सकते हैं, पर कर्ज के चक्कर में भी फंसा सकते हैं। किसी भी समय कुछ भी खरीदने की क्षमता अक्सर लोगों को बिना सोचे खर्च करने की ओर ले जाती है। वे अपने कर्जों और लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं की अनदेखी करते हैं। क्रेडिट कार्ड असीमित खर्च करने की शक्ति का भ्रम पैदा कर सकता है। आप स्वतंत्र रूप से खर्च कर बाद में चुका सकते हैं, पर यह आदत जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो सकती है। क्रेडिट जाल से बचने के लिए जब भी संभव हो पूरा क्रेडिट कार्ड बिल चुकाएं। यदि आपके पास संपत्ति है तो क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाने के लिए कुछ बेचने पर विचार करें। हालांकि कर्ज चुकाना समाधान का केवल एक हिस्सा है। यदि आप कार्ड पर खर्च की सीमा नहीं तय करते तो आप और अधिक कर्ज जमा कर सकते हैं। अधिकतम 1 या 2 क्रेडिट कार्ड रखना बेहतर है। यदि आप आवेग में अधिक खर्च करते हैं तो कार्डों की संख्या कम करें और उचित क्रेडिट सीमा तय करें। इससे आपके खर्च को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अब आपकी खरीदारी की आदतों पर नियंत्रण रखने का समय है। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको खरीदना चाहिए। रुकें, अपनी वित्तीय स्थिति पर विचार करें और जरूरतों को इच्छाओं से ऊपर रखें। यदि आप पूरा बिल नहीं चुका सकते और आपके पास बेचने के लिए कोई संपत्ति नहीं है, चुकौती योजना। अपने बैंक से मासिक किस्त भुगतान की व्यवस्था करने के बारे में बात करें। क्रेडिट कार्ड आदतें बदलना मुश्किल लगे, पर अनुशासन से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। छोटे कदम उठाएं और अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण पाएं। शिक्षा में निवेश। कई लोग इसे निवेश नहीं मानते। कुछ लोग अच्छी नौकरी न मिलने पर शिक्षा पर खर्च का पछतावा करते हैं, लेकिन औसत से ज्यादा कमाने के लिए शिक्षा जरूरी है। डिग्री महंगी हो सकती है, पर यह आपके भविष्य के लिए मूल्यवान निवेश है। हालांकि सही अध्ययन क्षेत्र चुनना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अरुचिकर विषय चुनते हैं, जिससे कम ग्रेड और नाखुशी हो सकती है। शिक्षा में निवेश से पहले अपनी रुचि और लक्ष्य के अनुरूप क्षेत्र चुनें, ताकि भविष्य में काम का आनंद ले सकें। साथ ही तकनीकी या विशेष विषय चुनने पर विचार करें। किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल करना महंगा हो सकता है, पर इससे आपके कौशल की मांग बढ़ती है। नियोक्ता विशेषज्ञों को खोजते हैं और विशेष ज्ञान से स्नातक के बाद नौकरी पाना आसान हो जाता है। अगर कठिन विषयों में दिक्कत हो तो मनोविज्ञान या अन्य गैर तकनीकी क्षेत्र चुन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। यह आपकी कुशलता और खुद को बाजार में पेश करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सफलता विषय से कम सीखी गई बातों का उपयोग करने की क्षमता से ज्यादा जुड़ी है। शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए पहले से योजना बनाना जरूरी है। ट्यूशन, पढ़ाई की सामग्री, रहने और खाने के खर्चों पर विचार करें।
उचित बजट बनाना आपको पढ़ाई के दौरान वित्तीय तनाव से बचा सकता है। सरकारें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर मुक्त योजनाएं या वित्तीय सहायता देती हैं। इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं। किसी वित्तीय योजना को चुनने से पहले इन विकल्पों की अच्छी तरह जांच करें। शिक्षा के लिए धन जुटाने का एक और तरीका छात्र आरण है। बैंक छात्रों को आरण देते हैं, पर अक्सर ज्यादा ब्याज दरों पर। निजी आड़ों से सावधान रहें, क्योंकि वे बोझिल हो सकते हैं। छात्र आरण विकलांगता या मृत्यु जैसी स्थितियों में भी आपका पीछा कर सकते हैं। निजी आरण लेने से पहले अच्छी तरह सोचें और अन्य विकल्प खोजें। शिक्षा मूल्यवान निवेश है, पर सही वित्तीय निर्णय भविष्य के पछतावे से बचाएंगे। गृहस्वामित्व के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि अमेरिकी घर खरीदने पर काफी धन खर्च करते हैं और यह सपना सार्वभौमिक है। हालांकि घर खरीदना हमेशा सबसे समझदार वित्तीय फैसला नहीं होता। घर महंगे होते हैं और रिटर्न की गारंटी नहीं होती। इसे सही निर्णय बनाने के लिए बंधक, करों और घर को वित्तीय संपत्ति बनाने की समझ जरूरी है। किराया अल्पकाल में सुविधाजनक लग सकता है, पर घर के मालिक होने के अनोखे दीर्घकालिक फायदे हैं। घर खरीदने का सही समय आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर नौकरी में बार बार यात्रा या स्थानांतरण हो, तो घर खरीदना व्यावहारिक नहीं हो सकता। जैसे नए स्नातक या युवा पेशेवरों को अक्सर करियर बनाते समय घूमना पड़ता है। स्थापित पेशेवर भी काम के लिए अक्सर यात्रा कर सकते हैं, जिससे एक जगह रहना मुश्किल हो। पर अगर आप 6 महीने से ज्यादा एक जगह रहने की सोच रहे हैं, तो घर खरीदना फायदेमंद हो सकता है। घर चुनते समय आवश्यकताओं पर ध्यान दें, न कि विलासिता पर। फायरप्लेस या फैंसी एडिशन आकर्षक लगते हैं, पर वे अक्सर कीमत बेवजह बढ़ा देते हैं। इसके बजाय पर्याप्त बाथरूम, बाहरी जगह या काम के पास होने जैसी चीजों को प्राथमिकता दें, जो रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर बनाएं। वित्तीय तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घर खरीदने से पहले जरूरी है डाउन पेमेंट के लिए बचत करना, जो आमतौर पर संपत्ति के मूल्य का लगभग 10% होता है। यह पहला कदम है। अगर आपके पास पर्याप्त बचत नहीं है, तो परिवार से मदद मांगने पर विचार करें। कई माता पिता अपने बच्चों को पहला घर खरीदने में मदद करते हैं, लेकिन घर खरीदना कोई हल्का फैसला नहीं है। बंधक कैसे काम करते हैं, ये समझें। विकल्पों की तुलना करें और उधारदाताओं की जांच करें। बिना सही तैयारी के आप ज्यादा भुगतान कर सकते हैं या गलत सौदा कर सकते हैं। घर के मालिक होने पर अतिरिक्त खर्च भी होते हैं, जैसे संपत्ति कर, जो आमतौर पर घर के मूल्य का सालाना 1% होता है। किराएदारों को इन करों की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यह मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है। किराए पर रहने से कुछ खर्चे बचते हैं, लेकिन इसमें कई प्रतिबंध भी होते हैं। आप मकान मालिक की अनुमति के बिना घर में बदलाव नहीं कर सकते। वहीं अपना घर होने पर आप उसे अपनी मर्जी से बदल और सजा सकते हैं। यह नियंत्रण, स्वतंत्रता और मन की शांति देता है, जो किराए से नहीं मिल सकती। किराया शुरू में आसान लगे, पर घर का मालिक होना लंबे समय में फायदेमंद है। सही योजना से घर खरीदना बेहतरीन निवेश हो सकता है, जो धन और अपनी पसंद का जीवन बनाने में मदद करेगा। रिटायरमेंट के लिए बचत। आपके लिए रिटायरमेंट का क्या मतलब है? ज्यादातर लोगों के लिए यह दुनिया घूमना, जीवन का मजा लेना और बिना पैसे की चिंता के रहना है। पर सुखद और तनाव मुक्त रिटायरमेंट के लिए सोच समझकर योजना और तैयारी जरूरी है। इस अध्याय में आप जानेंगे रिटायरमेंट का सही मतलब, इसका महत्व और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए कितने पैसे चाहिए। रिटायरमेंट का सही अर्थ समझने के लिए देखें आज आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप लगन से बचत और समझदारी से निवेश कर रहे हैं, तो आपका रिटायरमेंट सुखद होगा। दूसरी ओर, अगर आप बचत नहीं करते या गलत निवेश करते हैं,
तो रिटायरमेंट में पैसों की तंगी हो सकती है। रिटायरमेंट प्लान बनाने का पहला कदम है ये पता लगाना कि आपको हर साल कितने पैसे चाहिए होंगे। उन खर्चों के बारे में सोचें जो अभी हैं पर भविष्य में नहीं होंगे। मान लीजिए, अगर आप अभी अपनी आय का 10% लोन चुकाने में देते हैं, तो रिटायरमेंट तक वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी आय का यह हिस्सा खाली हो जाएगा। इसी तरह ऑफिस जाने के खर्चे जैसे कुछ मौजूदा खर्चे भी काम छोड़ने के बाद नहीं रहेंगे। अगर आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई या रहने का खर्च भी आगे चलकर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगा। हालांकि रिटायरमेंट के साथ कुछ नए खर्चे भी आएंगे। जैसे, अगर आप खूब घूमना चाहते हैं, तो अपने प्लान में यात्रा और मौज मस्ती के खर्चों को भी शामिल करना होगा। इन लक्ष्यों के लिए विशेष बचत करना आपको बिना तनाव के उन्हें पाने में मदद करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य देखभाल। युवा और स्वस्थ होने पर आप स्वास्थ्य पर कम खर्च करते हैं, पर उम्र के साथ चिकित्सा खर्च बढ़ते हैं। भविष्य में परामर्श, उपचार और दवाओं की लागत काफी हो सकती है, इसलिए अभी से बचत शुरू करना समझदारी है। अगर आप निवेशक हैं और वर्तमान आय से बचत मुश्किल है, तो 4% नियम अपना सकते हैं। यह नियम कहता है कि हर निवेश से 4% लाभ बचाएं, तो धीरे धीरे सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त जमा हो जाएगा। अब जब आप सेवानिवृत्ति योजना के मुख्य बिंदु समझ गए हैं, तो कलम कागज लेकर अपनी योजना बनाना शुरू करें। अपनी वर्तमान आय और भविष्य के संभावित खर्चों के बारे में सोचें। गणना करें कि सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने कितने पैसे चाहिए और अपनी इच्छित जीवन शैली के लिए योजना बनाएं। सेवानिवृत्ति वरदान या बोझ हो सकती है। यह सब आज आप क्या करते हैं, इस पर निर्भर करता है। समझदारी से योजना बनाएं, सोच समझकर काम करें और सुखद व आर्थिक रूप से सुरक्षित सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करें। अपनी वित्तीय योजना बनाना। लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए यह जरूरी है। मान लें आप 65 पर रिटायर होना चाहते हैं, तो अभी से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। पर योजना बनाने से पहले अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति समझना जरूरी है। वित्त की जानकारी इकट्ठा करने के बाद 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने होंगे। पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सभी आय स्रोतों को लिखें, जैसे वेतन, निवेश और तरल संपत्ति। फिर अपने खर्चों को लिखें, जो 2 तरह के होते हैं। फिक्स्ड खर्चे जैसे ईएमआई, बिजली बिल और वेरिएबल खर्चे जैसे शॉपिंग, खाना पीना। सही कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए पिछले 2-3 महीनों के बिल देखें। इससे पता चलेगा कि आप हर महीने कितना कमाते और खर्च करते हैं। अपनी आय से खर्चों को घटाएं। अगर पैसा बचता है तो वो आपकी बचत है। अगर खर्च आय से ज्यादा हो तो आप कर्ज ले रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि आप रिटायरमेंट के लिए काफी बचा रहे हैं या नहीं और कहां खर्च कम कर सकते हैं। जैसे, अगर यात्रा या शॉपिंग पर ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इन्हें कम करके बचत या कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है। दूसरा जरूरी दस्तावेज है बजट। बजट अगले महीने के खर्च की सीमा तय करता है और लंबी अवधि के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। आपकी मौजूदा स्थिति के हिसाब से लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। छोटे लक्ष्य जैसे घर का कर्ज चुकाना, छुट्टी के लिए बचत या क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना हो सकते हैं। वहीं लंबी अवधि के लक्ष्यों को पूरा करने में सालों लग सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को पाने का मतलब एकदम से अपनी आदतें बदलना नहीं है। जैसे, अगर आपको शॉपिंग पसंद है, तो उसे पूरी तरह छोड़ना मुमकिन नहीं। इसके बजाय क्रेडिट कार्ड या कैश पर खर्च की सीमा तय करें। बचत खाते में ज्यादा पैसा जमा करके आप खर्च कम करेंगे और फिर भी कभी कभार खरीदारी का मजा ले पाएंगे। तीसरा और आखिरी दस्तावेज है बैलेंस शीट। इससे पता चलेगा कि खर्चे निकालने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा है। पहले अपनी संपत्ति लिखें, जिसमें तरल संपत्ति और निवेश शामिल हैं। फिर अपनी देनदारियां लिखें, जैसे छोटे और लंबे समय के खर्चे।
संपत्ति से देनदारियां घटाकर अपनी कुल संपत्ति की गणना करें। यह आंकड़ा बताएगा कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के कितने करीब हैं। अगर खुद योजना बनाना मुश्किल लगे तो मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। एक वित्तीय सलाहकार आपको बेहतर नतीजे दिला सकता है और बड़ी गलतियों से बचा सकता है। अनुभवी निवेशक भी गलती कर सकते हैं, इसलिए पेशेवर की सलाह आपकी वित्तीय सफलता सुनिश्चित कर सकती है। और अब हम इस सारांश के अंत में पहुंच गए हैं। आइए धन प्रबंधन पर सीखे सबक, क्या करें क्या न करें, और बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए जरूरी कदमों पर विचार करें। आइए इन महत्वपूर्ण सीखों को दोहराएं ताकि कोई जरूरी बात न छूटे। सफलता के लिए समय, धन या संसाधनों का कुशल प्रबंधन जरूरी है। जीवन में हर चीज सोच समझकर योजना बनाने से बेहतर होती है। लेखक ने दिखाया कि कैसे समझदार वित्तीय नियोजन से आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमने समझा कि वित्तीय फैसले अक्सर भावनाओं से प्रभावित होते हैं। तर्कसंगत और फायदेमंद फैसले लेने के लिए रुकना जरूरी है। पैसा खर्च करने से पहले कुछ दिन सोच विचार करें। जीवन चक्र सिद्धांत कहता है कि कम आय पर जीवन का आनंद लें। आय बढ़ने पर भविष्य और रिटायरमेंट के लिए बचत करना जरूरी है। अतिरिक्त धन न हो तो भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जिएं, खासकर युवावस्था में। हमने तरल संपत्ति से लेकर शेयरों तक कई प्रकार के निवेशों का अध्ययन किया। निवेश में विविधता लाकर आप जोखिम और लाभ को संतुलित कर सकते हैं। सारांश में नकद और शेयरों सहित विभिन्न वित्तीय साधनों पर प्रकाश डाला गया। प्रत्येक की भूमिका हमारे पैसे को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करती है। इसी तरह हमने क्रेडिट कार्ड के उपयोग को नियंत्रित करने के बारे में सीखा। यदि खरीदारी की आदतें ज्यादा खर्च करवाती हैं, तो उन्हें रोकना और कार्ड बिल चुकाने की योजना बनाना जरूरी है। शिक्षा भविष्य के वित्तीय अवसरों की कुंजी के रूप में सामने आई। सरकारी योजनाओं, छात्र ऋण या परिवार की मदद से शिक्षा में निवेश उज्जवल भविष्य का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि लंबे समय तक सफल होने के लिए अपनी पसंद का क्षेत्र चुनना महत्वपूर्ण है। हमने घर खरीदने बनाम किराए पर लेने के फायदे और नुकसान पर भी चर्चा की। घर खरीदने का सही समय और तरीका समझना इस बड़े आर्थिक फैसले को आसान और फायदेमंद बना सकता है। वित्तीय नियोजन एक और महत्वपूर्ण सबक था। एक ठोस योजना से आप रिटायरमेंट को बोझ नहीं, वरदान बना सकते हैं। यात्रा, स्वास्थ्य और अन्य खर्चों के लिए बचत करके आप अपनी सपनों की रिटायरमेंट पा सकते हैं। अंत में सारांश ने वित्तीय नियोजन के महत्व पर जोर दिया। भविष्य के लक्ष्य जानना, कुल संपत्ति की गणना और मासिक बजट बनाना पैसों के सही प्रबंधन के लिए जरूरी है। खर्चों में बदलाव, रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश से मजबूत आर्थिक नींव बन सकती है। अगर कोई बात मुश्किल लगे तो पेशेवर वित्तीय सलाहकार की मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। विशेषज्ञ मार्गदर्शन से आप हर बाधा पार कर सकते हैं और अपना वर्तमान और भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखें, आज के फैसले कल के भविष्य को आकार देते हैं। छोटे से शुरू करें, सोच समझकर योजना बनाएं और अपनी आर्थिक यात्रा संभालें। माइकल फिंक द्वारा धन प्रबंधन कौशल के इस सारांश के लिए धन्यवाद। याद रखें, वित्तीय सफलता पैसे की मात्रा नहीं, बल्कि उसके बुद्धिमान प्रबंधन में है। समझदार योजना, सही निर्णय और निरंतर कार्यों से आप अपने सपनों का जीवन बना सकते हैं। अगर यह सारांश उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि सारांश का कौन सा हिस्सा आपको सबसे मूल्यवान लगा। आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। ऐसी ही प्रेरक सामग्री के लिए बने रहें और अपने वित्तीय भविष्य को संवारते रहें।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।